स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो टॉपिक चेक देखने जा रहे हैं वो हम लोग का है फंक्शन पॉइंट्स। ये इंपॉर्टेंट मेजर होता है किसी डिज़ाइन को मेजर करने में। तो हम लोग देखेंगे इसके अंदर कि हमारे इसमें फंक्शन पॉइंट क्या होता है और उसमें कैसे उसका एनालाइज किया जाता है। लेकिन उसके पहले हम लोग को कुछ पुरानी चीज़ें समझनी पड़ेंगी कि सॉफ्टवेयर मेजरमेंट में हम लोग क्या पुरानी स्ट्रेटजीज यूज़ करते थे। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे फंक्शन पॉइंट के ऊपर। तो सबसे पहले पहले तो किसी भी प्रोग्राम का कोड जो मेजर किया जाता था वो लाइन ऑफ कोड के टर्म्स में मेजर किया जाता था। अब हम लोग उसके ही टर्म्स पे चेक करते थे, लेकिन उसके बाद आपका फंक्शन पॉइंट एनालिसिस आया। तो अब आपका, लेकिन शुरुआत में जब हम लोग लाइन क्यों मेजर करते थे, एस्टिमेट करते थे कि सॉफ्टवेयर कितने लाइन का होगा, कितने लाइन ऑफ कोड होगी। तो उससे रफली हमको पता चल जाता था उसमें कितना टाइम लगने वाला है, कितना ह्यूमन रिसोर्स लगने वाला है और कितना उसका बजट होगा। तो दो कंपनी और क्लाइंट दोनों मिलकर के आपस में फाइनल करते थे डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्रोजेक्ट दैट व्हाट वुड बी द कॉस्ट। लेकिन इसमें आप लोग एक इम्पॉर्टेंट मेजर था, ये ज़रूरी नहीं है कि लाइन ऑफ कोड ही आपका सही मेजर हो एफर्ट का, क्योंकि कई बार होता है बड़े कॉम्प्लिकेट छोटे से प्रोग्राम होते हैं जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत लेंथी प्रोग्राम्स होते हैं जो कि बहुत इजी होते हैं इन कंपैरिजन टू ईच अदर। तो इसमें हम लोग लाइन ऑफ साइज कोड में सीधे सीधे मेजर करना उतना एक्यूरेट मेजर नहीं हो सकता है। किसी प्रोग्राम में बनाने में लगने वाले टाइम या उसमें लगने वाली कॉस्ट, मतलब ह्यूमन टर्म जो रिसोर्स के टर्म्स में होगा। तो इसके अंदर हम लोग का साइज के ऊपर हम लोग जाते हैं। तो हम लोग सॉफ्टवेयर साइजिंग जो होती थी लाइन ऑफ कोड, तो इसको सबसे पहले क्या किया गया था, इससे कि हम लोग लाइन ऑफ कोड को ऑटोमेट कर सकते हैं। अगर लाइन ऑफ मेजरमेंट को हम लोग क्यों लिया गया था, क्योंकि अगर लाइन ऑफ कोड आप लोग अगर मेजर करते हैं तो ये ऑटोमेटिक तरीके से काउंट किया जाता है और ज़्यादा इजीली समझ में आता था। लेकिन लाइन ऑफ कोड में जैसे मैंने बताया कि कोडिंग जो होता है, हम लोग बहुत से अपने जब कोडिंग लिखते हैं तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा कोड स्टेटमेंट होते हैं और कई लाइन जो मेजर करते हैं सिंपल डिक्लेरेशन होते हैं या सिंपल कमेंट स्टेटमेंट होते हैं। एक्चुअल कोड जो होता है वो नॉर्मल कोड का केवल 30-35% होता है, जहाँ पर एक्चुअल में उसके लॉजिक्स होते हैं और जहाँ पे स्किल का यूज़ होता है और जहाँ कुछ ट्रेन होता है। तो बाकी बहुत रेगुलर चीज़ें होती हैं, और वो अगर आप नॉर्मल कोड को, कमेंट स्टेटमेंट को सबको एक तरह से काउंट करेंगे तो ये आपका उतना एग्जैक्ट एस्टिमेशन नहीं होगा एक प्रोजेक्ट को बनाने वाले कोड टाइम में। क्योंकि जो लाइन में कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो लॉजिक होगा, डेफिनेटली वहां पर आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू द रेस्ट ऑफ द स्टेटमेंट वेयर द लाइन आर वेरी सिंपल। ठीक है। अब इसके बाद हम लोग लाइन ऑफ कोड जो होती है, ये भी जो होती है कि हमारे पास अब कुछ उसी लाइन को लिखने में आदमी की क्या नॉलेज है, कितना एक्सपीरियंस है। तो बहुत एक्सपर्ट प्रोग्रामर है तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक को बहुत कम लाइन में लिख सकता है, और हो सकता है अगर किसी नेव है तो वो उसको लाइन को बहुत ज़्यादा कोड में लिखे। इसके बाद कोई ऐसा स्टैंडर्ड नहीं है कि किसी को प्रोग्राम का कोड इतने में होगा। कई बार एक सेम प्रोग्राम को आप 3 तरह से बना सकते हैं और तीनों के साइज में बहुत वेरिएशन भी हो सकता है। तो कोई इसका यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड नहीं है। तो ये लैंग्वेज डिपेंडेंट भी होता है। कुछ लाइन में कोई कुछ चीज़ें फंक्शन बनाने में आपको 2 लाइन की कोडिंग, जैसे जावा में आप कर रहे हैं, और पाइथन में वही चीज़ें आपको बहुत कम लाइन में लिख देंगे। तो लैंग्वेज डिपेंडेंट है, स्किल के ऊपर भी डिपेंड करता है डेवलपर की, और इसका वो स्टैंडर्ड नहीं है। तो फंक्शन पॉइंट्स इसके बाद इंट्रोड्यूस की, क्योंकि लाइन ऑफ कोड था एस्टिमेशन में हमारा उतना एग्जैक्ट मेजर नहीं था। तो इससे बेटर आपका एक फंक्शन पॉइंट लाया गया एक सॉफ्टवेयर को समझने के लिए। तो फंक्शन पॉइंट जो था सबसे पहले 1979 में आपके एलन एल्बर्ट, जो एल्बर्ट थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। बाद में उसके बाद 1984 में इसकी फंक्शन पॉइंट की गाइडलाइंस इशू की गई। 1986 में पहला IFPUG बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बना, और 1994 में उसका एक रिलीज इशू हुआ 4.02 2003 करके स्टैंडर्ड एक रिलीज हुआ, और 2003 में ये ISO स्टैंडर्ड बन गया फंक्शन पॉइंट। तो इसमें जो आपका जो कंपनीज हैं उनको क्या मानते हैं कि आप लोग का हायर प्रोडक्टिविटी होगी, हायर क्वालिटी, लेस ओवर टाइम, लेस रिडेंडेंसी, मोर स्पेशलाइजेशन सॉफ्टवेयर मेजरमेंट होगा। तो इसमें आप लोग देखते हैं कि आप लोग का कितना टाइम इसमें लगेगा। तो आप लोग का ये चीज़ें हैं। तो आप लोग अच्छा, अगर सबसे पहले आपको डिजाइन पे, अगर सॉफ्टवेयर कंपनी से बात करेंगे तो कंपनीज अपना ज़्यादा काम पहले रिक्वायरमेंट को एनालाइज करने में 30% और डिजाइनिंग में 35%, कोडिंग में उनको 25% रखते हैं, क्योंकि दे हैव एक्सपर्ट डेवलपर होते हैं।
तो वो मेनली रिक्रूटमेंट समझने में रिक्वायरमेंट को डिजाइन पे ज्यादा फोकस करती है टाइम पे, और उसके बाद टेस्टिंग में 10% ऑफ द टाइम। लेकिन अगर जो लोग सिस्टमेटिक नहीं चलते हैं, वो सोचते हैं कि रिक्वायरमेंट डिजाइन को कम टाइम देते हैं, वो 10% रिक्वायरमेंट, 15% डिजाइन, और उनका मोस्ट ऑफ द टाइम जाता है कोडिंग में, 37% ऑफ द टाइम, 38% टेस्टिंग में जाता है। क्योंकि जब डिजाइन और रिक्वायरमेंट आपने ठीक से नहीं समझाया, टाइम सफिशिएंट नहीं दिया है, तो देयर विल बी डेफिनेटली हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर इन द कोड, सो द टेस्टिंग टाइम विल ऑटोमेटिकली इंक्रीज। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फंक्शन पॉइंट ने ऐसा क्या किया जो लाइन ऑफ कोड से बेटर एस्टिमेशन देता है। तो फंक्शन पॉइंट में हम लोग पहले ओवरव्यू देता हूँ। फंक्शन पॉइंट क्या होता है, इसको यूजर पर्सपेक्टिव से मेजर किया जाता है। ये टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट नहीं है, टेक्नोलॉजी इंडिपेंडेंट है। ये आपका लो कॉस्ट होता है। एक बार सिस्टम आपका प्लेस पे आ जाता है तो उसके बाद ये लो कॉस्ट होता है, ये रिपीटेबल है, बार बार आप काम कर सकते हैं, और ये यूज केस के साथ सही से काम करता है। आंसर्स लॉट ऑफ क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चंस का आंसर कर देता है, और इसको ऑटोमेट भी किया जा सकता है। तो पहली बात, ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है, यूजर्स पर्सपेक्टिव से है, कॉस्ट इसकी कम है, इसको रिपीटेबल है, यूज केस के ऊपर ठीक से काम करता है, और मोस्टली क्वेश्चन का आंसर करता है, और इसको ऑटोमेट भी किया जा सकता है। तब हम लोग देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फंक्शन पॉइंट्स क्या है। ऑब्जेक्टिव पॉइंट क्या है, मेजर सॉफ्टवेयर बाय द क्वांटिफाइंग द फंक्शनैलिटी requested by and provided to the customer based primarily on the logical design। तो हम अपना, हमारा क्या करता है, हमारे जो जितनी भी कितनी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, कितनी फंक्शनल रिक्वेस्टेड हैं, और उसके लॉजिकल डिजाइन को देख करके वो बता देता है कि इसमें कितने तरह की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, कितने तरह के फंक्शन, उसके लॉजिकल डायग्राम को एनालाइज करके बता देता है। तो और क्या बताता है, मेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ये सॉफ्टवेयर के डेवलप और मेंटेनेंस को टेक्नोलॉजी डिपेंडेंट ना लेकर के उसमें लगने वाले उसके डेवलपमेंट मेंटेनेंस को इंडिपेंडेंटली चेक करता है, क्योंकि लॉजिकल डिजाइन को एनालाइज करता है। तो ये लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं है, लॉजिकल डिजाइन को मेजर कर रहा है, वो एक्चुअल किस कोड में आप कर रहे हैं इसमें मेजर नहीं है। तो ये सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट टाइम, मेंटेनेंस टाइम को मेजर करता है डिपेंडिंग ऑन दिस इज अ लॉजिकल डायग्राम। और मेजर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंसिस्टेंटली अक्रॉस ऑल द प्रोजेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशन। और ये पूरे हर पॉइंट पे मेजर करता रहता है। पहली बात तो लैंग्वेज डिपेंडेंट नहीं होता है, और ये आपका कंसिस्टेंटली मेजर करता रहता है, मैनेज करता रहता है। और ये फंक्शन आपका लॉजिकल डिजाइन के बेसिस पे आपका एनालिसिस करता है, इसी वजह से ये लैंग्वेज इंडिपेंडेंट है। अब फंक्शन पॉइंट्स के टाइप क्या क्या हैं, हमारे फंक्शन पॉइंट के टाइप क्या क्या हैं। देखिए, डेवलपमेंट के लिए अगर टाइप ऑफ फंक्शन पॉइंट डेवलपमेंट में क्या होता है, ऑल फेजेस थ्रू द डेवलपमेंट, हर फेज पे, पूरे हर फेज में काउंट किया जाता है फंक्शन पॉइंट को। फॉर्म अ बेसलाइन, ये एक बेसलाइन मेजर करता है। और एनहेंसमेंट के टाइम में क्या करता है, काउंट द साइज ऑफ द सक्सेसिव एनहेंसमेंट। ये नए जो चीजें एनहेंस कर रहे हैं, जिस पार्ट को आप बढ़ा रहे हैं, उस पार्ट के ऊपर ये काम करता है। एप्लीकेशन क्या होता है, इन प्रोडक्शन होता है, फॉर्म ऑफ बेसलाइन बनाता है, मैंने बताया बेसलाइन की तरह काम करता है। अब यहाँ देखिए, फंक्शन पॉइंट जो है हमारा, वो सीएमएम लेवल्स जो आपने पढ़ा होगा, सीएमएम में 5 लेयर होते हैं। कौन कौन से, इनिशियल, रिपीटेबल, डिफाइंड, मैनेज्ड, ऑप्टिमाइज्ड। तो इसके अंदर हम लोग देख लेते हैं कि सब में क्या होता है। इनिशियल लेवल पे हम एडहॉक मोड में काम करते हैं, जो है बना रहे हैं। रिपीटेबल में हम लोग को एक्सपीरियंस होता है उस तरह के प्रोजेक्ट पे काम करने का, बेसिक मैनेजमेंट कंट्रोल होता है, बेसिक चीजें हमें पता होती हैं। डिफाइंड में प्रोसेस भी डिफाइंड होती है और उनका वेल फॉर्मेटेड होती हैं। और प्रोसेस मैनेज में उनका कंट्रोल हो जाता है, हर चीज मेजर्ड होती है, तो प्रोसेस मेजरमेंट होता है। और ऑप्टिमाइज्ड में, ऑप्टिमाइजिंग में प्रोसेस कंट्रोल होती है, उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उसको लोग ज़्यादा बेटर कोड डिजाइन कर सकते हैं, जो फोकस होता है। तो फंक्शन पॉइंट्स आर द मेट्रिक ऑफ चॉइस फॉर मैनी ऑफ द एक्टिविटीज रिटायर्ड इन द SCI CMM लेवल 2। तो इसमें SCI के SCI CMM के लेवल 2 जो होते हैं, जैसे रिपीटेबल होते हैं, चॉइस फॉर मैनी ऑफ दैट रिक्वायर्ड, जो उसमें एक्टिविटीज होती हैं, उनका मेजर होता है। मैट्रिक्स, उसका मैट्रिक्स होता है। इन सीएमएम मैट्रिक्स बिकम्स अ की प्रोसेस एरिया इन इट्स ओन राइट। तो इन सीएमएम मैट्रिक बिकम्स अ की प्रोसेस एरिया, तो मतलब उसमें हम लोग कुछ मैट्रिक्स को ही फॉलो करके काम करते हैं। सेकंड लेवल जो सीएमएम होता है, जिसमें रिपीटेबल होता है, और मैनी ऑफ द इन सारी एक्टिविटी में फंक्शन पॉइंट्स एक मैट्रिक की तरह काम करता है। और
ये जो मैट्रिक्स बिकम्स अ की प्रोसेस इन इट्स ओन राइट, और वही हमारे की प्रोसेस हो जाते हैं प्रोसेस मैच्योरिटी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कुछ मेजर एप्लीकेशंस, उनमें जो हमारा फंक्शन पॉइंट के टर्म्स में उनके साइज को मेजर किया गया है। जैसे अभी तक लाइन ऑफ कोड के टर्म्स में मेजर किया जा रहा था, यहाँ पर हम लोग फंक्शन पॉइंट्स के टर्म्स में मेजर कर रहे हैं कि किस प्रोजेक्ट का कितना साइज है, कितना फंक्शन पॉइंट जो हम लोग मेजर कर रहे थे कि उस फंक्शनैलिटी को लॉजिकल डायग्राम पे एनालाइज कर रहे थे। तो स्टार वॉर मिसाइल डिफेंस सिस्टम का 3,50,000, ERP और सैप का 3 लाख, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज विस्टा का 1,59,000 और इसी तरह सारे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 98,000 और नासा स्पेस शटल का 25,000, एयर रिजर्वेशन सिस्टम 50,000। इसी तरह से हमारे और भी हैं। तो हम इस तरह से मेजर कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सा प्रोजेक्ट हमारा कितना टाइम लेगा, उसमें कितने फंक्शंस हैं, कितनी कॉम्प्लिकेशन है, कितना ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायर्ड है। तो ये आपका लाइन ऑफ कोड की तरह इतना कह सकते हैं कि रफ मेजर नहीं है, ये ज़्यादा एक्यूरेट और ज़्यादा सेंसिटिव मेजर है और ये ज़्यादा स्मार्टली मेजर करेगा इसको। ठीक है, तो आप इससे पता कर सकते हैं कि कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा बनाना कॉम्प्लिकेटेड है, किसमें कितना एफर्ट या कॉस्ट लगेगा। तो हम लोग देखते हैं कि हमारी रिक्वायरमेंट टाइम टाइम के साथ चेंज होती रहती है। तो हम लोग क्या होता है, मान लीजिए आपने स्टार्ट किया तो रिक्वायरमेंट आपकी 100 फंक्शन पॉइंट्स की थी, मतलब आपकी रिक्वायरमेंट थोड़ी थी। अब उसके बाद जब आपने डिजाइन किया तो उसमें कुछ चीजें और बढ़ गई, 120 फंक्शन पॉइंट्स हो गए। तो इसके अंदर आपने कुछ बढ़ाया। अब लेकिन जब आपने उसकी डिटेलिंग करने पे चले गए तो 120 से 130 फंक्शन पॉइंट पे चला गया। तो और डिलीवरी किया तो 135 फंक्शन पॉइंट्स। तो इससे पता चलता है कि आपको कितना बनाने में टाइम लगेगा। तो एफर्ट, शेड्यूल, कॉस्ट देखा जा रहा है। तो 1 फंक्शन पॉइंट्स में 120 पे आपने 1 मंथ लिखा था, तो आपका अगर 135 अगर आपके फंक्शन पॉइंट्स बढ़ रहे हैं तो उस टाइम में भी उतना प्लस 0.25 मंथ ऐड हो जाएगा। और उसमें अगर शेड्यूल में 2 वीक का शेड्यूल था तो उसमें भी हमारा 2.5 डेज बढ़ जाएंगे। तो और कॉस्ट भी हमारी क्या होगी उसी हिसाब से बढ़ प्लस में 1.25 के उसकी बढ़ जाएगी। तो हमारा आप कॉस्ट बढ़ा रहे हैं तो आप थोड़ा और मेजर नहीं करेंगे। और ये भी हम आपको एक टाइम, शेड्यूल और एफर्ट, 3 चीजें हैं। एफर्ट कितना लगेगा, शेड्यूल कितना लगेगा, +1 मतलब एक आदमी को 1 महीना लगेगा, उसमें +2.5 को 1 मंथ लगेगा। तो ये एफर्ट मतलब कितना ह्यूमन रिसोर्स पर मंथ लगेगा। अब हम लोग एक देखते हैं फंक्शन पॉइंट एनालिसिस को कर सकते हैं हम लोग। अब इसमें थोड़ा सा यहाँ पे बोला गया है कि थोड़ा उसका डिटेलिंग में जानेंगे कि फंक्शन पॉइंट्स हमारा कैसे होता है और इसमें कैसे काम करते हैं। तो फंक्शन पॉइंट्स में अगर आप देखेंगे तो हमारे एक सॉफ्टवेयर में बहुत सी चीज़ें होती हैं। उसमें सिग्नल्स रिसीव हो रहे हैं, रेफरेंस है, मास्टर फाइल, कंट्रोल फाइल, रिपोर्ट्स और डिस्प्ले सब मिल करके आपके साइज बनते हैं। तो आपको इसमें क्या स्टेप्स हैं फंक्शन पॉइंट काउंटिंग में। तो सबसे पहले आपको मेजर करना पड़ेगा कि डिटरमाइन टाइप ऑफ काउंट्स। डिटरमाइन करिए कि क्या टाइप ऑफ काउंट है। आइडेंटिफाई काउंटिंग स्कोप एंड एप्लीकेशन बाउंड्री। आप पता करिए कि आपका जो एप्लीकेशन उसकी बाउंड्री कहाँ पे है, उसका कहाँ तक का स्कोप है। तो और उसके बाद काउंट डेटा फंक्शन, कितने डेटा फंक्शन है वो काउंट करिए। कितने ट्रांसैक्शन फंक्शन है उसको काउंट करिए। डेटा फंक्शन, ट्रांसैक्शन फंक्शन दोनों अलग अलग काउंट करिए। फिर डिटरमाइन अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट। कुछ फंक्शन पॉइंट होंगे जो अनएडजस्टेड होंगे, उनको काम करेंगे। डिटरमाइन वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर। तो वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर करेंगे और कैलकुलेट एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट काउंट। तो उसके बाद हम फिर फाइनली फंक्शन पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे एडजस्ट को। तो डेटा फंक्शन अलग काउंट होगा, ट्रांसैक्शन फंक्शन अलग काउंट होगा, उसकी बाउंड्री काउंट होगी, पता डिफाइन होगी। उसके बाद एडजस्टेड जो अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट्स हैं उसको लिखना होगा। determine the value adjustment factor। तो इसको अगर हम लोग देखें तो इस डायग्राम को एक बार ध्यान से देखिए। इसमें जो हमारे ट्रांसैक्शन फंक्शन और डेटा फंक्शन में अलग अलग हो रहे हैं उसको ध्यान से देखिए। तो डेटा फंक्शन हमारे क्या है, इंटरनल लॉजिकल फाइल और एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल। और हमारे ट्रांसैक्शन फंक्शन है एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट, एक्सटर्नल क्वेरीज। तो ये दोनों अलग क्लासिफाइड है। ILF इंटरनल लॉजिकल फाइल, EIF एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल, एक्सटर्नल इनपुट EI, एक्सटर्नल आउटपुट EO, एक्सटर्नल क्वेरी EQ। अब इसका एक डायग्राम इसको ध्यान से देखिए। तो देखना यूजर के साइड से हमारा एक्सटर्नल इनपुट जा रहा है और एक्सटर्नल आउटपुट, यूजर से इनपुट भी आ रहा है, यूजर से आउटपुट भी आ रहा है।
इनपुट और आउटपुट दोनों ही आ रहे हैं, और सिस्टम जो है उससे भी एक्सटर्नल इनपुट एक्सटर्नल आउटपुट जा रहा है सॉफ्टवेयर में, और दोनों से ही सॉरी एक्सटर्नल क्वेरी, सॉरी मैंने बोल दिया एक्सटर्नल इनपुट एक्सटर्नल क्वेरीज। क्लाइंट आउटपुट कैसे भेजेगा, आउटपुट तो सॉफ्टवेयर भेजेगा ना। एक्सटर्नल इनपुट और एक्सटर्नल क्वेरीज यूजर के साइड से भी आ सकती हैं और सिस्टम के साइड से भी आ सकती हैं, और दोनों को ही हम लोग एक्सटर्नल आउटपुट सॉफ्टवेयर से प्रोवाइड किया जाए। और उसके अंदर हमने अपने डेटा को दो फॉर्म में डिवाइड कर दिया, इंटरनल लॉजिकल फाइल एंड एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल। तो ठीक है, ये डायग्राम हमारा हो गया। अब हम लोग देखेंगे एफपी डेटा एंड ट्रांजैक्शन फंक्शनैलिटी। इस डायग्राम को ध्यान से देखिए। और बाहर में एक्सटर्नल इनपुट एक्सटर्नल आउटपुट एक से ज्यादा यूजर हैं उनके लिए बना हुआ है। अगर आपका इंटरनल लॉजिकल फाइल्स हैं तो उसके साथ में आपका एक्सटर्नल क्वेरी एक्सटर्नल आउटपुट, जो एक्सटर्नल इनपुट एक्सटर्नल आउटपुट लिए जा रहे हैं, एक्सटर्नल आउटपुट जनरेट किया जा रहा है। और इसके बाद परचेज ऑर्डर है, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल। मान लीजिए सॉफ्टवेयर में परचेज ऑर्डर सिस्टम जो है वो बाहर है, तो एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल जिसके थ्रू वो काम कर रहा है। इंटरनल लॉजिकल फाइल तो सिस्टम की बाउंड्री के अंदर ही रहेंगी, तो वो इंटरनल लॉजिकल फाइल है जो इंटरनल बाउंड्री के बाहर है, एक्सटर्नल इंटरफेस फाइल्स। उसमें हमारा रिपोजिटरी होगी, रेजिस्टेंस लेयर होगा, सर्विस लेयर होगा, तो इसके अंदर सारे अलग अलग डेटा को हम लोग स्टोर करेंगे। अब हम लोग जो इंटरनल लॉजिकल फाइल एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल है उसमें क्या क्या होता है, तो हम लोग ये देखेंगे। तो कंट्रोल इन्फॉर्मेशन होती है। कंट्रोल इन्फॉर्मेशन इज द डेटा that influences an elementary process of the application being counted। जो प्रोसेस काउंट हो रही है उसके हम लोग इन्फ्लुएंस करती है। इस स्पेसिफाइज व्हाट व्हेन और हाउ डेटा इज टू बी प्रोसेस। कौन सा डेटा कब कैसे प्रोसेस होगा, तो ये सारी चीजें होगी कंट्रोल करते हैं, मतलब कंट्रोल व्हाट व्हेन हाउ डेटा विल बी प्रोसेस्ड। तो ये सारी चीजें होंगी। द पेमेंट साइकिल शेड्यूल कंटेनिंग टाइम इन्फॉर्मेशन दैट अफेक्ट when the elementary process of the paying employer occurs। तो वो सारी चीजें आपकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन जो कंट्रोल कर रही है। यूजर आइडेंटिफायबल, इसमें है द टर्म यूजर आइडेंटिफायबल रेफर टू द डिफाइंड रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोसेस और द ग्रुप्स ऑफ डेटा दैट आर एग्रीड अपॉन। जो भी आप यूजर ने अलग से प्रोसेस आपकी आइडेंटिफाई की है रिक्वायरमेंट को, उसको आइडेंटिफाई किया हुआ है, उसको मार्क करना है, जिसके लिए बात अंडरस्टैंडिंग बनी है और जो उसको क्लाइंट और डेवलपर दोनों आपस में एस्टैब्लिश कर लेते हैं। यूजर आइडेंटिफाइबल रिक्वायरमेंट है। और मेंटेन क्या है, द टर्म मेंटेन्ड इज द एबिलिटी टू मॉडिफाई डेटा थ्रू एन एलिमेंट्री प्रोसेस। तो इसमें आप कुछ डेटा को प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं, तो वो यूजर आपको क्या मेंटेन होगा। अब इसका इस्तेमाल होगा चेंज डिलीट, ये सब ऑपरेशन होता है, रिवाइज अपडेट असाइन, ये सारी चीजें क्रिएट, ये सारे मेंटेनिंग से रिलेटेड हैं। ये सब आपकी फाइल फंक्शन है। अब आपको देखना है एलिमेंट्री प्रोसेस क्या है। तो elementary process is the smallest unit of activity that is meaningful to the user। यूजर को जो सबसे छोटी प्रोसेस हो जो यूजर को समझ में आती है वो आपकी एलिमेंट्री प्रोसेस हो जाएगी। फॉर एग्जांपल a user required the ability to add an employee to the application, or the user definition of the employee includes salary and dependent information। तो अगर मान लीजिए यूजर को लगता है कि उसकी सैलरी होता है, कितना डिपेंडेंट इंफॉर्मेशन है वो दिखाएगा, तो इसके अंदर फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्टिविटी इज टू न्यू ऐड न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, तो और इसमें उससे सबसे छोटा एम्प्लॉय वैसे ही होगा। अब एडिंग वन ऑफ द पीस ऑफ द इंफॉर्मेशन सच एज सैलरी और डिपेंडेंट इज नॉट एन एक्टिविटी। आप उसी ऐड एम्प्लॉय को किया है, उसका अगर आप सैलरी ऐड कर रहे हैं या उसके अंदर आप उसकी फैमिली डिपेंडेंट्स ऐड कर रहे हैं, वो आपका क्या होगा, दैट इज नॉट एक्टिविटी, दैट इज कॉल्ड एन एलिमेंट्री प्रोसेस। तो वो क्या कहलाएगा, आपका एलिमेंट्री प्रोसेस। तो मैंने बोला एलिमेंट्री प्रोसेस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एक्टिविटी, स्मॉलेस्ट एक्टिविटी का स्मॉलेस्ट यूनिट। तो यहाँ स्मॉलेस्ट एक्टिविटी है कि एक एम्प्लॉय को ऐड किया गया, और अगर आप उसकी सैलरी ऐड कर रहे हैं, उसको डिपेंडेंट ऐड कर रहे हैं, तो ये कहा जाएगा आपका कि आपने एक एलिमेंट्री प्रोसेस। तो एलिमेंट्री प्रोसेस मस्ट बी सेल्फ कंटेन्ड एंड लीव द बिजनेस ऑफ एप्लीकेशन बीइंग काउंटेड इन कंसिस्टेंट स्टेट। तो जो आपकी एलिमेंट्री प्रोसेस है उससे सिस्टम आपका एक कंसिस्टेंट स्टेट में ही रहना चाहिए। तो अब इसके बाद फॉर एग्जांपल द यूजर रिक्वायरमेंट टू ऐड एन एम्प्लॉय इंक्लूड setting up salary and dependent information. If all the employee information is not added, an employee has not yet been created, adding some of the information alone
be the business of adding an employee in inconsistent state. तो अगर आपको एम्प्लॉई ऐड कर रहे हैं तो उसका पूरे को ऐड करिए, कुछ की सैलरी कुछ आधा अधूरा ऐड करना नहीं है, और या उसमें तो इफ बोथ द एम्प्लॉय सैलरी एंड द डिपेंडेंट इन्फॉर्मेशन इज एडेड द यूनिट ऑफ एक्टिविटी तब कंप्लीट कही जाएगी, और तब आपका सिस्टम कंसिस्टेंट स्टेट में होगा। कुछ में आपने ऐड किया कुछ में ऐड नहीं किया तो वो चीज आपकी कंसिस्टेंट स्टेट नहीं मिली जाएगी। इंटरनल लॉजिकल फाइल्स, तो इंटरनल लॉजिकल फाइल्स क्या होती हैं? इंटरनल लॉजिकल फाइल्स लॉजिकल ग्रुप ऑफ डेटा मेंटेन बाय द एप्लीकेशन, जो एप्लीकेशन अपना लॉजिकल ग्रुप ऑफ डेटा मेंटेन किया जाता है। फॉर एग्जांपल अ पायलट में एंटर नेविगेशनल डेटा थ्रू अ डिस्प्ले इन द कॉकपिट प्रायर टू डिपार्चर, जो उसका नेविगेशनल डेटा था, द डेटा इज स्टोर्ड इन अ फाइल फॉर यूज एंड कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग द मिशन, therefore the pilot is responsible for maintaining the file that contains the navigational information। तो अगर यूजर ने अगर कुछ डेटा जो है जो एक पर्टिकुलर करंट जो जिसने उसने प्रायर टू डिपार्चर उसने नेविगेशनल डेटा को स्टोर किया हो गया है, तो लॉजिकली क्या होगा, उसको उसका इंटरनल लॉजिकल फाइल जाएगी। तो लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ डेटा है जिसमें बहुत डिफरेंट टाइप के डेटा को ग्रुप किया जाएगा मेंटेन बाय एंड यूजर इज रेफर्ड टू एज इंटरनल लॉजिकल फाइल। तो यहाँ जो प्रायर टू फ्लाइट जो नेविगेशनल डेटा रिकॉर्ड है, जो फ्लाइट जो पायलट है जो यूजर हो गया उसने सेव किया, तो वो क्या कहलाएगी? इंटरनल लॉजिकल फाइल। एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल, तो एक्सटर्नल लॉजिकल फाइल क्या है? द सेकंड डेटा फंक्शन अ सिस्टम प्रोवाइड एंड एंड यूजर इज आल्सो रिलेटेड टू द लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ डेटा। इन दिस केस द यूजर इज नॉट रिस्पांसिबल फॉर मेंटेनिंग द डेटा। इसमें यूजर रिस्पांसिबल नहीं होता है डेटा को मेंटेन करने के लिए, पर एंड यूजर इज रिलेटेड टू द लॉजिकल ग्रुपिंग ऑफ द डेटा। अब इसमें क्या होता है? डेटा रेजाइड्स इन अनदर सिस्टम एंड इज मेंटेन्ड बाय द अनदर यूजर ऑफ द सिस्टम। तो इसमें यूजर उस डेटा को मैनेज नहीं कर रहा है, वो स्टोर हो रहा है लॉजिकल डेटा यूजर का, लेकिन वो यूजर मैनेज नहीं कर रहा है। यूजर ऑफ द सिस्टम बीइंग काउंटेड require this data for reference purpose only, तो उसको केवल हम रेफरेंस तौर पे लिया जा सकता है। फॉर एग्जांपल it may be necessary or a pilot to reference position data from a satellite or ground based facility during flight। तो अपना रेफरेंस डेटा जो होगा सैटेलाइट के रिस्पेक्ट में, तो does not have the responsibility of updating data at this site but must reference it ड्यूरिंग द फ्लाइट। जैसे अगर आपका कुछ पायलट चल रहा है तो अलग अलग जगह की लोकेशंस को अगर ट्रेस कर रहा है तो वो उसके रेफरेंस पे अपनी पोजीशन तय करता है, लेकिन उस डेटा को वो मैनेज नहीं करता है, लेकिन उस डेटा का रेफरेंस लेता है, लेकिन उसकी मेंटेन करने की उन डेटा को जैसे कहाँ से उड़ा कहाँ बीच में स्टेशन पड़ रहा है उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता, वो रेफरेंस ले रहा है। तो ग्रुपिंग ऑफ डेटा फ्रॉम अनदर सिस्टम दैट आर यूज्ड ओनली फॉर रेफरेंस, जो केवल रेफरेंस के लिए यूज किए जाते हैं and purpose are defined as external interface। तो वो क्या कहते हैं? एक्सटर्नल इंटरफेस कहते हैं। Transactional function, so these function address the user capability to access the data contained in ILF and ELF। तो यूजर कैपेबिलिटी जो है to access the data in ILF और ELF, तो इसको क्या कह सकते हैं? फंक्शन एड्रेस कहते हैं। इस कैपेबिलिटी में है मेंटेनिंग, इंक्वायरिंग एंड आउटपुटिंग ऑफ द डेटा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? पहली बात तो ट्रांसैक्शनल डेटा कहते हैं। ट्रांसैक्शनल डेटा दो होता है, एक्सटर्नल इनपुट, एक्सटर्नल आउटपुट। तो दिस अब हम लोग देखेंगे इसके बाद कि हमारा एक्सटर्नल इनपुट क्या होता है। तो दिस ट्रांसैक्शनल फंक्शन अलाउ अ यूजर टू मेंटेन इंटरनल लॉजिकल फाइल थ्रू द एबिलिटी टू ऐड, चेंज एंड डिलीट द डेटा। तो इसमें एक्सटर्नल इनपुट होता है कि इसमें आप डेटा को ऐड, डिलीट या चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पायलट कैन ऐड, चेंज एंड डिलीट नेविगेशनल इंफॉर्मेशन प्रायर टू एंड ड्यूरिंग द मिशन, तो अपने मिशन के टाइम में नेविगेशन डेटा को अपडेट कर सकता है। इन दिस केस द पायलट इज यूटिलाइजिंग द ट्रांजैक्शन रेफर्ड टू एज एन एक्सटर्नल इनपुट। तो एक्सटर्नल इनपुट किया जा रहा है गिव्स यूजर द कैपेबिलिटी टू मेंटेन द डेटा in the internal logical file through adding, changing and deleting। पायलट अपने नेविगेशनल डेटा को चेंज कर सकता है, तो वो कहलाएगा इंटरनल, अपने इंटरनल लॉजिकल फाइल पे, तो एक्सटर्नल इनपुट कहलाएगा। नेक्स्ट है एक्सटर्नल। इसमें होगा दिस ट्रांजैक्शन फंक्शन गिव्स द यूजर द एबिलिटी टू प्रोड्यूस आउटपुट। इसमें हमारा क्या होता है? यूजर को एक आउटपुट भी जनरेट कर सकता है। फॉर एग्जांपल पायलट हैज द एबिलिटी टू सेपरेटली डिस्प्ले ग्राउंड स्पीड, टू एयर स्पीड एंड कैलिब्रेटेड एयर स्पीड।
तो द रिजल्ट डिस्प्लेड आर डिराइव्ड यूजिंग द डेटा दैट इज मेंटेन्ड एंड डेटा दैट इज रेफरेंस्ड। तो इसमें हम दोनों को मिलाकर के एक आउटपुट जनरेट किया गया कि क्या कंडीशन थी, बाहर कितना प्रेशर था, कितनी ग्राउंड स्पीड से लिया गया, उस पर कितना थ्रस्ट लगा, ये सारी चीजें। इन फंक्शन पॉइंट टर्मिनोलॉजी द रिजल्टिंग डिस्प्ले इज कॉल्ड द एक्सटर्नल आउटपुट। तो उसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल आउटपुट, जो रेफरेंस डेटा लिया गया और उसके बेस पर अपने डेटा को इनपुट को लेकर माइनस करके जो निकाला गया तो वो एक्सटर्नल आउटपुट कहलाए। अब external queries. This transactional function addresses the requirement to select the display specific data from files. To address the requirement to select the display specific data from files. To accomplish this, a user input selection information that is used to retrieve data that meet the specific criteria. तो इसमें क्या होगा, एक रिक्वायरमेंट कि हम एक स्पेसिफिक डेटा ऑफ द फाइल्स होता है उसको हम लोग क्या करते हैं एड्रेस करके दिखा रहे हैं। तो ऑन द सब क्या होता है, सबसे कुछ सर्टेन क्वेरीज के बेसिस जिससे एड्रेस किया जाता है, तो पर्टिकुलर एक एड्रेस का डेटा शो होता है। टू कंप्लीट दिस यूजर को उसको कुछ सिलेक्शन इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है और फिर वो डेटा निकल करके उस स्पेसिफिक एरिया का डेटा को दिखाई देने लगता है। इन दिस सिचुएशन देयर इज नो मैनिपुलेशन, केवल क्वेरी से देख सकते हैं। इट इज अ डायरेक्ट रिट्रीवल ऑफ द इंफॉर्मेशन कंटेन्ड ऑन द फाइल। तो हम उस इंफॉर्मेशन को बस देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ अ पायलट डिस्प्ले terrain clearance data that was previously set, the resulting output is the direct retrieval of the stored information. तो एक अपने कोई terrain information लेना चाहता है अपने अगल बगल जहाँ लैंड करने वाला उस जगह के बारे में, तो ऑलरेडी स्टोर्ड डेटा है, उस पर क्वेरी के बेसिस को वो उसको दिखा दिया जाएगा कि आने वाला जहाँ पे वो लैंड करने वाला है या जिस जगह से पहुँचने वाला है उस जगह का terrain कैसा है। तो इसको हम लोग कहते हैं एक्सटर्नल क्वेरीज। तो एक्सटर्नल क्वेरीज में आप लोग का इनपुट साइड से आउटपुट साइड से दोनों तरह से पहुंचती हैं। तो हम लोग इसके इनपुट करने के क्वेरीज देने का है क्लिक ऑन द माउस, सर्च वैल्यू, एक्शन कीज, एरर मैसेज, ये सारी चीजें इनपुट साइड से आएंगी। आउटपुट साइड से आपको क्या मिलेगा, एरर मैसेज, कंफर्मेशन मैसेज, लॉजिकल फाइल इंटरफेस, ये सारी चीजें। तो अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे।